इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं या जीवितं पर्यतं शरणं गच्छामि एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पाचुपन्ना च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसुवरुतमम् बोधयो कमितो दोषो बोधोकमतुतं मम यो सन्निशिलो वरबोधिमूले मानं ससेन महति विजित्वा सम्बोधि गच्छे अनन्तारं लोकमत्तोतं नमामि बुद्धम् नमोद्रम् साक्षातो भगवतो धम्मो संधिष्ठिको अकालिको ऐहिपशिको औपनायिको पंचतत्व वेदितम्बो विजुहीति धम्मं या जीवितं पर्यतं शरणं गच्छामि एच धम्मा अतीता च एच धम्मा अनागता पाचुपन्ना च ए धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मयो कलितो दोषो धम्मो कमतुतं मम अट्ठाङ्गिको अर्योपतो जनाननमोकपरेश उदको मार्गो धम्मो अयं सन्तिकरो पणितो न्यायिको तं धम्मं नमामि संवंदना सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यद्विचत्तारि पुरुषयोगानि अष्टपुरुषपुङ्गला ऐसा भगवतो सावक संगो आहुणयो बाहुणयो दक्षिणयो अंजलिकर्णयो अनुत्तरं कोयं खेतं लोकश्यति शरणं गच्छामि एच संघा अतीता च एच संघा अनागता पाचुपन्ना च ए संघा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं चातिविधोत्तमम् संघो यो कलितो दोषो संघो कमतुतं मम संघो विशुद्धवरदक्षिणयो सन्तित्र्यो सर्वमल्लपणिहो गुणहीने केति सम्मति अनाशमो तल्प नमामि संघं नमामि संघं नमामि तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। मैं पुनः सादर आमंत्रित कर। आप जानते हैं कि पिछले 2019 को प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था। आज पुनः प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2 चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। एक है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय प्रमोद कुमार गौतम जी और दूसरे हैं श्रद्धेय वीरेंद्र प्रताप बौद्ध जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव। आप दोनों लोगों को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी साथी राष्ट्र में अपना पर्चा भरना चाहते हैं, प्रांत में अपना पर्चा भरना चाहते हैं, तो वो साथी कृपया इन दोनों चुनाव अधिकारी से जो सामने काउंटर लगे हुए हैं वहां पे संपर्क करके पर्चा ले लें।
53 और सदस्य 8 होंगे। इसी प्रकार से जो प्रांतीय कार्यकारिणी होगी उसमें और हम लोग के मुखिया मुसाफिर साहब और जी सभी लोगों को नमन करते हुए एक बार सभी महानगरों के चरणों में करते हुए आप लोगों से निवेदन प्रार्थना गुजारिश की रिक्वेस्ट के भारत के संविधान अरे अपना गोवाई बहो रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी अपना गोवाई बहो रंगौले बानी चुनरी गौतम बुद्ध रंगौले बानी चुनरी हो गौतम बुद्ध रंगौले बानी चुनरी सौम्य की चौबली खरौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी संत रविदास रंगौले बानी चुनरी हो गुरु रविदास रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी संत रविदास रंगौले बानी चुनरी संत शिरोमणि खरौले बानी चुनरी साहेब संत शिरोमणि खरौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी दासा कबीर रंगौले बानी चुनरी हो संत कबीर रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी साहेब रंगौले बानी चुनरी सत्यनामली खरौले बानी चुनरी साहेब सत्यनामली खरौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी बाबा साहेब रंग में रंगौले बानी चुनरी ओ बाबा साहेब रंग में रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी भारतीय संविधान लिखौले बानी चुनरी साहेब भारतीय संविधान लिखौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी साहेब कांती राम रंगौले बानी चुनरी ओ साहेब कांती राम रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी नीलम हाथी छापौले बानी चुनरी साहेब नीलम हाथी छापौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी अपना धोआई बहो रंगौले बानी चुनरी प्रियदर्शी बलमुआतनी बतिया के मानी हो प्रियदर्शी बलमुआतनी बतिया के मानी
साहेब बतिया के मानी बड़ा भगत महापुरुष वाली बोले बनी चुनरी साहेब बड़ा भगत महापुरुष वाली बोले बनी चुनरी अब ना धोवाई बहो रंगौले बानी चुनरी रंगौले बानी चुनरी अब ना धोवाई बहो रंगौले बानी चुनरी अब ना धोवाई बहो रंगौले बानी चुनरी। धन्यवाद। तथागत बुद्ध तथा बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए आज विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जैसा कि हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं, आज प्रांतीय टीम का पुनर्गठन और राष्ट्रीय टीम की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाना है। और इस संबंध में जो कार्य योजना कल भी इस संबंध में जो मीटिंग हुई, कार्य योजना तय हुई, उसके अनुरूप आज उसी पे हम लोग अमल करने के लिए मामला प्रांतीय कार्यकारिणी का हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो, जो भी जिम्मेदारी मिले, पद का मतलब जिम्मेदारी होता है, उस पद के अनुरूप हम कितना अपने आप को खरा उतार पा रहे हैं, ये आज से हम सभी की परीक्षा शुरू होगी। सबसे बड़ी समस्या कब खड़ी होती है, जब आपके सामने मान लीजिए आज के ही दिनांक में 2 कार्यक्रम लगे हों। सबसे बड़ी परीक्षा का सामना हम सभी को करना पड़ता है। एक ऐसी समस्या, ये बात बाबा साहब भी जिक्र करते हैं समय समय पर, एक ऐसी समस्या जो सर्वजन की समस्या है, एक ऐसी समस्या जो सिर्फ हमारी आपकी है। वहां पर आपको निर्णय लेना होता है कि आप अपनी समस्या के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हैं या सर्वजन की समस्या के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज भी ऐसा ही कुछ अवसर है, कुछ साथियों के संज्ञान में जरूर होगा। रखपाल ओपीएस का कार्यक्रम इसी लखनऊ में हो रहा है आज, और एक तरफ आवाज का ये कार्यक्रम है, जहां पर आज टीम का गठन का मतलब यह है, जिस तरह से किसी प्रदेश में जब राजनीतिक सत्ता कोई नई पार्टी स्थापित करती है और उनके मंत्री शपथ लेते हैं और 5 साल कार्यकाल पूरा करते हैं, कैसे उनके मंत्री होंगे, कैसे उनके पदाधिकारी होंगे, उसी आधार पर पूरा प्रदेश चलता है। उससे कम अपना आवाज का ये प्रांतीय पुनर्गठन नहीं है। यानी कि आने वाले समय में हम लोग किस दिशा में डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को बढ़ाएंगे। ये आज जो हम सभी लोग संकल्प ले रहे हैं, जो शपथ ले रहे हैं, अभी जिन साथियों ने प्रांतीय पदाधिकारी बनने के लिए फॉर्म फिलअप किया है, उसमें मात्र 1 लाइन की शपथ के लिए और उसके बाद आपने हस्ताक्षर किए। तो उस शपथ को पूरा कर, यदि आप वास्तव में ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर मिशन की दिशा और दशा बहुत बेहतर होने वाली है। ये साधारण कार्य नहीं है, लेकिन ये साधारण कार्य को और बहुत सारे मिशनरी साथी उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। और जब इस तरह का सर्वजन की समस्या और हमारी आपकी समस्या से संबंधित वो सर्वजन की समस्या को चुनाव करते हैं, इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। हम आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इस बात को अवश्य आपने महसूस किया होगा कि आप अगर कई संगठनों में लगातार काम कर रहे हैं, कई संगठनों में, तो ना आप इस संगठन में सही से काम कर पा रहे, ना उसमें कर पा रहे, ये जरूर महसूस करते होंगे, हम स्वयं भी महसूस करते हैं। तो ये जब ये प्रश्न आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी क्षमता है कि हम सभी संगठनों में काम कर सकते हैं। सही माने वो क्षमता उतनी ही है, लेकिन उस क्षमता को आप विभिन्न जगह पर डिवाइड कर देते हैं। आवाज का एक
एक ऐसा मंच है हम सभी के लिए जहां पर आप हर दिन काम कर सकते हैं, 24 आवर्स काम कर सकते हैं और किसी तरह कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस दिन राष्ट्रीय प्रांतीय जनपदीय सेमिनार ना हो, जिस दिन का मतलब जिस संडे को कार्यक्रम ना हो, स्वाभाविक तौर पर हम सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हैं, ऐसे में संडे का ही टाइम फुल प्रेस हम सभी को मिल पाता है, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी होती हैं, सामाजिक भी होती हैं, पारिवारिक भी होती है। लेकिन उस समय ठीक है, आज 4 फरवरी है, आज ये प्रांतीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, लेकिन नेक्स्ट संडे को कोई कार्यक्रम नहीं है। तो आवाज का आपको खुले छूट देता है कि आप गांव में जाएं, शहर में जाएं, मोहल्ले में जाएं, आप डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को रखने का। कभी किसी आवाज का ने तो कभी ये भी फाउंडेशन नहीं लगाया कि आप कितने संगठनों में काम कर रहे हैं, कितने संगठनों में पदाधिकारी हैं, अभी कोई आपको फाउंडेशन नहीं। बस जब समय मिले आपको, आप डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के लिए समर्पित रहे, लगातार करते। ये आवाज का के एक सीधा आइडियोलॉजी है जिसको आप संभवतः अलग लंबे समय से आप जुड़े हैं, तो इस चीज को जरूर समझ गया। एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात पर भी प्रकाश करते हैं, प्रश्न करते हैं कि आवाज का में जो लोग पैसे देते हैं, जो लोग धन दान करते हैं, उन्हीं की अहमियत है। ऐसा भी नहीं है और इसका प्रमाण उदाहरण हम आपके सामने है। हमें बहुत ज्यादा धन दान नहीं दे पाया, लेकिन मैंने अपने जनपद से किसी ने 100 रुपया दिया तो 100 रुपये ले लिया। यथाशक्ति जिसकी जितनी क्षमता थी। हमारे जनपद से इस समय 2 साथी मौजूद हैं, आदरणीय कैलाश राव गौतम जी, आदरणीय विनय कुमार। ये इस बात का प्रमाण देंगे कि वास्तव में किसी से प्रोत्साहित करके ये कभी नहीं कहा गया कि आपको इतने रुपए देना ही देना है। बावजूद इसके 2,73,000 रुपए हम धनदान कर चुके हैं अम्बेडकर इंटरनेशनल। और हमने जब ये रणनीति बने तभी हमने ये कहा था कि हमारा ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भावनाओं को इस्तेमाल करें। आज राम मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। जिस समय इसकी शुरुआत हुई तो 10-10 रुपए 20-20 रुपए की रसीद काटी जा रही थी। आपके पास भी ऐसे लोग आए होंगे, आपके स्कूल कॉलेज में भी, यहाँ तक कि बच्चों से भी लिया गया। उसका सिर्फ मकसद ये था, वो चाहते तो ये एक राम मंदिर मंत्रालय बना देते और सीधे उसी माध्यम से पूरा निर्माण कार्य करा लेते। आम पब्लिक को बिल्कुल उससे पार्टिसिपेट नहीं करते। वो जिस तरह से उन्होंने गंगा की सफाई के लिए एक मंत्रालय अलग से बना दिया, ऐसे वो राम मंदिर उसका भी मंत्रालय बना देते, मंत्री अलग बना देते और एक बजट जारी कर देते। लेकिन नहीं, उन्होंने जनमानस की भावनाओं को जोड़ने की वजह से जिसकी जितनी श्रद्धा होगा वो वहां पर भुगतान करे। ठीक उसी तरह से हमारे लिए एक तरफ राम मंदिर का चल रहा था निर्माण कार्य, एक तरफ हमारा आपका अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर निर्माण कार्य चल रहा था, जमीन की खरीदारी चल रही थी। उसी तर्ज पे ये कह सकते हैं कि हम सभी लोगों ने अपने अपने जनपदों से इसी तरह सहयोग लिया, लोगों का सहयोग लिया और आगे भी चूंकि अभी निर्माण कार्य बाकी है, आगे भी हमें इसी तरह से कार्य करना होगा कि हम भावनाओं को शामिल करें। भावनाएं अधिक रुपए या कम रुपए का मामला नहीं है, बल्कि अगर 10 रुपए भी कोई देता है तो उसकी भावना आपकी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साथ जुड़ जाएगी। इस तर्ज में हमें काम करना होगा और इसी तरह से हम लोग उस वैचारिक सेंटर को भी एक तरह से परिणाम में बदल देंगे आने वाले समय में। और कोशिश हम लोग करनी है कि हम अपने जीते जी अपने ही लाइफ में इस कार्य को पूरा करें। सर्वप्रथम तथागत हुजूर बाबा साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों एवं महान वीरांगनाओं को नमन करते हुए आज आवाज का के राज्य अधिवेशन में उपस्थित आवाज का विलियम आशा के सभी सम्मान राज्य प्रांतीय मंडलीय एवं जनपद के प्रतिनिधियों को मेरा सादर नमोथा है। जय हिंद। सामान्य साथियों, आज राष्ट्रीय अधिवेशन जो लगाया गया है, हम सभी लोग उसके विषय से परिचित हैं
कि आज राष्ट्रीय और क्रांति कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो। इसके लिए पीछे जो काउंटर लगे हुए हैं, जिस पर एक काउंटर जो है वो पंजीकरण शुल्क का है, दूसरा काउंटर जो लगा हुआ है वो नामांकन का है। क्योंकि आज राष्ट्रीय और क्रांति कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना है, तो पूर्व में ढेर सारे पदाधिकारी हमारे इन सम्मानित कमेटियों में अपने जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। आज पुनः पुनर्गठन किया जा रहा है, तो आप लोगों के नामांकन आमंत्रित हैं। अपने प्रस्तावकों के माध्यम से वह नामांकन अवश्य करा दें। जो साथी क्रांति इकाई में रहे हैं और पुनः क्रांति इकाई में काम करना चाहते हैं, वह भी अपना प्रस्ताव अपने साथियों के द्वारा दे सकते हो, नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। जो साथी राष्ट्रीय इकाई में काम किए हैं या अब राष्ट्रीय इकाई में काम करना चाहते हैं, जो क्रांति में रहे और क्रांति में रहते हुए ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा क्षेत्र जो है बना रहा, मैं पूरे भारत में काम कर सकता था, तो ऐसे साथी भी अपना नामांकन अपने प्रस्तावकों के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत जरूरी था। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि अभाजपा जैसा कि नाम से विदित है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, यानी कि वह सभी कर्मचारीगण, चाहे वह परिषद के भी हो सकते हैं और राज कर्मचारी भी हो सकते हैं, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी हो, कार्यकर्त्री हो, यानी कि जो सरकारी पद पर है, जिन्हें सरकार द्वारा कोई कोड नियत कर दिया गया हो, सरकारी सेवा पाते हैं, वह सभी लोग अभाजपा के पदाधिकारी होते हैं, जिसका मूल दायित्व सबसे पहले हम लोग शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हैं, अपने विभागों में तैनात है, तो हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि हम सबकी सेवा संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई दिक्कत आती है, जो भी पदाधिकारी हो उनके या जो पदाधिकारी नहीं है और उनके सामने दिक्कत आती है और वो लोग पदाधिकारी को अवगत कराते हैं कि हमें आपके संगठन की आवश्यकता है, हमारे ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है, तो संगठन को अवगत कराने पर, संगठन को पता चलने पर संगठन का प्रथम दायित्व है तो वह शिक्षक कर्मचारी अधिकारी, अनुदेशक शिक्षा मित्र, कार्यकर्त्री जो भी हमारे जिनको किसी भी तरह से विभागीय तौर पर उपयोग किया जा रहा है, सामाजिक तौर पर या व्यक्तिगत आधार पर उपयोग किया जा रहा है, संगठन उनके साथ हमेशा कलमबंद से खड़ा। दूसरा, एक बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं 1938 में कहा कि मेरे इस मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए मेरे समाज के अध्यापक और तिलक वर्ग सबसे आगे है, क्योंकि उस वक्त हमारे समाज में यही दो पद ज्यादातर पाए जाते थे। अब तो शायद ही कोई भी ऐसा पद नहीं जहां पर हमारा समाज पहुंचना गया हो, अब तो हम सभी जगह हैं। वहीं पर 1940 में बाबा साहब एक दुख प्रकट करते हैं कि मैंने हमेशा उम्मीद चाही अध्यापकों से, लेकिन अध्यापकों से मुझे अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नहीं। 1938 में उम्मीद जताते हैं और 1940 में आकर के दुख प्रकट करते हैं। अब अध्यापकों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, मैं स्वयं अध्यापक, यानी कि यदि हम देखें तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, प्रथम नंबर पर सफाई कर्मचारी विभाग, जिसमें हम लोगों से भी बड़ी तादाद में कर्मचारी है। दूसरे नंबर पर शिक्षा विभाग, यानी कि हमारी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग उच्च शिक्षित भी होते हैं और गांव से भी जुड़े रहते हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 तरह की जिम्मेदारी नहीं दी है, क्योंकि मिशन की बात अगर आएगी तो मिशन का कार्य करने के लिए हमको जिम्मेदारियों से आगे निकलना पड़ेगा, जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ेगा। तो बाबा साहब
सबसे पहले कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति 3 तरह की जिम्मेदारी पर निर्वहन करता है। सबसे पहले वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग जन्म लिए हैं तो हमें अपना भी ख्याल रखने की जरूरत है। हम लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मिले हुए दायित्व का ख्याल रखें। मान लीजिए हमारी नौकरी है, हमारा व्यक्तिगत मामला है, अब नौकरी हमारी तो हमको ही करनी है, तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको निष्ठापूर्वक करें, क्योंकि हम लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग को यदि नौकरी मिली है तो उसको करनी पड़ेगी। हम लोगों की गलती न होने पर भी गलतियां लगा दी जाती हैं, तो सोचिए यदि हम ईमानदारी से अपनी नौकरी नहीं करेंगे तो फिर नौकरी कैसे कर पाएंगे हम। कभी हमारे समाज को नानी की ईंट कहा जाता था, आज बाबा साहब के दिए अधिकारों की वजह से आज छज्जे में हम शाम के चमक रहे हैं। लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि हम अपने पदों पर आसीन रहें, तो यदि जरा भी हम लापरवाही किए अपने दायित्व के प्रति, सरकारी दायित्व के प्रति, तो आप समझ लीजिए कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपका दुश्मन बहुत चतुर है, आप पर हर पल नजर रखे हुए है, बख्शेगा नहीं। वो आपको कहीं ना कहीं से उलझाने का काम करेगा, आपके दायित्व में रुकावट लाने का काम करेगा। इसलिए हमारा व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनता है कि हम जिस सरकारी दायित्व पर हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम जिम्मेदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर। दूसरा जिम्मेदारी बोलते हैं पारिवारिक जिम्मेदारी, यानी हर व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी से भी हमको आगे चलना है लेकर के साथ में। हम परिवार के रूप में किसी के भाई भी होते हैं तो भाई का फर्ज हमको अदा करना है। हम परिवार के रूप में किसी के बेटे होते हैं तो हमें बेटे का भी फर्ज अदा करना है। हम परिवार के रूप में किसी के किसी न तरीके से रिश्तेदार भी बनते हैं तो हमको अपने रिश्तेदारियों की भी कदर करनी है। हम परिवार के रूप में किसी के पति भी हैं, किसी के पिता भी हैं। हमको पिता, पति, पुत्र, भाई आज जो भी दायित्व परिवार ने हमको सौंपे हैं उन सभी दायित्व पर खरा उतरना है। ये हमारी पारिवारिक दायित्व में आता है। साधारण व्यक्तियों के लिए हम सब लोग साधारण लोग हैं, साधारण लोगों को सबसे पहले व्यक्तिगत जिम्मेदारी, दूसरा पारिवारिक जिम्मेदारी, तीसरा जिम्मेदारी जो आता है वह जिम्मेदारी है सामाजिक जिम्मेदारी, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग सामाजिक जिम्मेदारी को भूल न जाए। अब हम आप लोग इस प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित हुए हैं। हमें कोई क्या समझाएगा जबकि समाज ने हमको अपना सजग प्रहरी बना करके तो यहाँ तक भेजा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में जाइए और सीख करके आइए कि हमारे लिए क्या निर्देश है, हमको बताइए, तब हम अपने काम करेंगे। तो क्या हम लोगों को कोई बताएगा कि हम लोगों का सामाजिक दायित्व क्या है? क्योंकि हमसे हमारा समाज उम्मीद कर बैठा है कि भानु जी आएंगे, सीख करके सामाजिक दायित्व और यहाँ आकर के निभाएंगे, हम उनका साथ देंगे। तो हम लोग अपने आप से पूछें कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के बाद सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लोग कितना वक्त देते हैं? सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लोग कितना वक्त देते हैं, ये हम लोगों को कोई दूसरा ना बताए। क्योंकि बाबा साहब के दिए अधिकारों से हम जब यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो बाबा साहब की दी हुई सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमको कोई और दूसरा आदेश करेगा? ये हमको स्वतः ही सोचना पड़ेगा। जिस तरह से हम अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, उसी ईमानदारी के साथ, उसी निष्ठा के साथ आपको सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अब बात आती है सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? तो सामाजिक जिम्मेदारी मेरे साथियों वह है जिस समाज से आप यहां तक पहुंचे हैं उसके अतीत को हम देखें कि हमारा समाज कहां था और आज हम कहां
कहां पर है? इस गैप को किसने पूरा किया? नाली का ईंट जिसको कहा जाता था उसको आज यहां तक शोभायमान कर दिया, इस गैप को किसने पूरा किया? तो निश्चित बात है किसी न किसी ने अपने आप को कुर्बान किया है। तो हम खुले तौर पर कह सकते हैं वो कोई और नहीं, हमारे यही सभी महापुरुष थे जिनके चित्र इस बैनर पर आते थे। और भी बहुत सारे चित्र हैं जिनके बैनर पर यहाँ फोटो नहीं हो सकती, बहुत लंबी फहरिस्त है। उन सभी लोगों ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आप को कुर्बान किया है, तब जाकर के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि ये जो हक और अधिकार, जो मान और सम्मान, जो स्वाभिमान भरा जो जीवन हमको प्राप्त हुआ है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। तो आने वाली पीढ़ी तक जब ही पहुंचेगा जब हम लोग उन्हीं महापुरुषों की तरह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके उस सामाजिक आंदोलनों को लगातार गति प्रदान करते रहे और आपने अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए तत्पर रहे। तब जाकर के हक अधिकार हमारे बचेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे। तो ये पद हमारे फिर से सुरक्षित रहेंगे और हमारा समाज भी फिर से स्वाभिमान। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में जितना हमारे महापुरुषों ने हमको दे दिया उतना हम आने वाली पीढ़ी को सौंपने जा रहे हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। तब सवाल खड़ा होता है कि यदि ऐसा नहीं हो सका तो किसने गलती की? क्या हमारे महापुरुषों ने गलती की? क्या उन्होंने अधिकार हम लोगों को दिया और अपने सामने ही खत्म कर दिया? या गलती हमने की कि उन्होंने जो अधिकार अपने आप को, अपने बच्चों को कुर्बान करके दिए, वो कहीं ऐसा तो नहीं हमने ऐसो आराम में अपने आप को इतना आराम सा बना दिया कि हम लोग जाग ही नहीं पाए सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति। हम ये देखते रहे कि आज तो भानु के ऊपर कार्रवाई हो रही, हमारे ऊपर होगी तब देखेंगे, या हम ये सोचते रहे कि आज तो बाल्मीकि समाज मिट रहा है, जब हमारे समाज पर आएगी तब देखेंगे, या फिर ऐसा सोचते रहे कि आज तो कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार छिना है। तो गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग ये सोचने लगा इससे हमारा क्या लेना देना, हम तो नौकरी में ही नहीं है, तो हमको क्यों भाई इसमें कूद जाना है? जब हमारे ऊपर आएगा तब हम लड़ेंगे। यदि ऐसा सही है तो इसके लिए जिम्मेदार। आज हम लोग अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों में इस कदर मशगूल हो चुके हैं कि हम सामाजिक जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल सोचना भी पसंद नहीं करते, वक्त निकालना भी भूल गया। सप्ताह में एक दिन हम सामाजिक जिम्मेदारी के नहीं निकाल पाते और पूरा दिन हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारी में है। जिसकी परिणति यह हुई कि हमारे बड़े बड़े अधिकार, जिसकी बदौलत हमारी आने वाली पीढ़ी काफी मजबूत हो सकती थी, वह हमारे हाथों से छीन गई। और जो बचा हुआ है, दुश्मन हमारा बहुत तेज है, उसकी नजर हमारे सिर्फ अधिकारों पर ही है। इन अधिकारों को कैसे खत्म किया जाए? आज भी यदि हम लोग नहीं चेते, आज भी यदि हम लोग सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं निभाने का प्रयास किए, तो वह दिन दूर नहीं जिन बच्चों को हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी एजुकेशन दिला रहे हैं, एजुकेशन दिला सकते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमको नौकरी दी है, मोटी तनख्वाह पा रहे हैं हम लोग, तो अपने बच्चों का एजुकेशन दिला सकते हैं, इस लायक हम हैं। क्या नौकरी दिलवा सकते हैं? महंगी रकम पर एजुकेशन दिलवाने के बाद क्या हम नौकरी दिलवाने की औकात में हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर महंगी एजुकेशन दिलवाने से बेनिफिट क्या मिला? जब हम पढ़ा लिखा करके अपने बच्चे को उसकी एजुकेशन के मुताबिक अगर उसको हम जॉब नहीं दिलवा पाए तो उसकी पढ़ाई लिखाई तो बेकार गई ना। कल वो बच्चा मजदूरी करने लायक नहीं बचेगा और नौकरी हम दिलवा नहीं पाएंगे क्योंकि शासन सत्ता हमारे पास नहीं।
जो शासक होता है उसके पास योजना निर्माण का अधिकार होता है। वह चाहेगा तो नौकरियां निकलेंगी, वह चाहेगा तो नहीं निकलेंगी, वह चाहेगा तो जैसे चाहे वैसे काम करवा सकता है। एडहॉक को समझाकर नौकरी करवा सकता है 10,000 रुपए वेतन देकर। और हम लोग करोड़ों रुपया फूक रहे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए, और तनख्वाह मिलने वाली है उसको कितना? 10,000। आज हम लोग बड़ा एक प्लॉट लखनऊ में होना चाहिए, बड़ा आना जाना रहता है। एक प्लॉट जहां हम रहते हैं वहां भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पैदा हुए हैं। जिस गांव से निकले हैं 50 बीघा जमीन वहां भी होनी चाहिए। और मकान कम से कम 3 मंजिल ना बने तो नक्शा प्रॉपर दिखता नहीं है सब। उसमें टाइल भी ऐसी हो कि पानी इस कोने पे पड़े तो उस कोने पर पड़ते। बड़े बड़े ख्वाब सजा रखते हैं हमने, और ख्वाबों को पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथियों, बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन बच्चों पर हम लाखों का पैसा फूक रहे हैं, उन बच्चों पर इस मकान की खुदाई पैदा नहीं होगी। यदि हम लोग इसी तरह से सामाजिक जिम्मेदारी से दूर रहे तो 10,000 रुपए में हमारा बच्चा अपना पेट पालेगा कि 3 मंजिल और 4 मंजिल मकान की खुदाई में रहे। उस मकान के मेंटेनेंस पर कम से कम 50,000 रुपए खर्च हो जाए, जिसमें उसको 5 महीने का सैलरी जाने वाला है। तो मेरे साथी, उस मकान में खुदाई नहीं कर पाएगा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन को सफलतापूर्वक नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने किया, इसलिए आपको यह सम्मान मिला है। आज हम भी पूर्वजों की तरह, अपने महापुरुषों की तरह अपना अगर ईमानदारी से काम करते रहते तो निश्चित हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इससे अच्छा सम्मान दिलवा सकते थे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि है मेरे अनुयायियों, मैं इस कारवां को बड़ा ही तकलीफों, झंझटों, परिश्रमों से लेकर के यहाँ तक पहुंचा। आपसे मेरा अनुरोध है कि हो सके तो इस कारवां को आगे ले जाना। यदि किसी कारणवश आगे ना ले जा सको तो इसको पीछे किसी कीमत पर मत जाने। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आवाज का राग बीबीएस अभिलाषा के संस्थापक एवं आवाज के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय खुद मुसाफिर सर हम लोगों के बीच में बहुत जल्द पधारने वाले हैं। तो मेरे साथियों, हमको 3 जिम्मेदारियां बाबा साहब ने दिए हैं, उसमें से हम 2 जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ा ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन तीसरी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होगा। कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग कम कर पा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि सबसे सामाजिक जिम्मेदारी कराने के लिए हम लोग उनको प्रेरित करें। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समाज को हम लोगों से बहुत उम्मीद है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। मुसाफिर साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुसाफिर साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुसाफिर साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। कहाँ गए अमृतलाल? इधर देख रहा हूँ अमर सिंह साहब, देख रहा हूँ हाथ लाए हैं। हम भी आ रहे हैं अभी। कोई पूछता ही नहीं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे
बुद्धा विश्व अमेरिका इंटरनेशनल के संस्थापक मिशन नायक ये थोड़ा पीछे से फ्रेम राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध मुसाफिर सर जी तथागत बुद्ध पुरुषोत्तम बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए नमन वंदन कर रहे हैं। उनके साथ आए हुए आदरणीय सत्येंद्र सर जी दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ में हमारे साथी आदरणीय सत्यप्रकाश बौद्ध जी, आदरणीय निवेदन करते हैं आदरणीय अशोक कुमार मुखर्जी जी से प्रदेश अध्यक्ष। अब मैं बड़े अदब और निवेदन के साथ कर रहा हूं कि सर आप मंचा सीन हो और आदरणीय सत्यप्रकाश बौद्ध जी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए आपने इस कार्यक्रम और साधुवाद और उन्हीं के साथ हमारे बीच में और हमारे नॉमिनेटेड आज की अभी जो पहला सेशन है तो आप सबसे गुजारिश है कि 4 बिंदुओं पर अपने को फोकस रखने का। आज चंदौली की टीम और सारे साथियों से अनुरोध है, कृपया शांति से बात को समझें। 4 बिंदुओं पर चिंतन होना आज है। पहले राउंड पर राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन होगा और ये कोशिश की जा रही है कि अगर सारे पद नहीं भरे गए आज तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर उसको आगे देखेंगे कि कैसे क्या है, कैसे उस पर भी वर्किंग होगी। तो जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया है उस पर स्क्रूटनाइज होगा और स्क्रूटनाइज करने के बाद ये देखा जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग को किस स्तर पर कैसे कहां संशोधन करना है, कौन सी बात को किसको दिया जाना है, क्योंकि अब संगठन बहुत बड़ा हो रहा है और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन होना तो निश्चित है। दूसरा पॉइंट, एक और बात आ रही है कि बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के बैनर तले रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन का निर्माण करना है। उसका रजिस्ट्रेशन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति का ही रहेगा, लेकिन उसका नाम रहेगा रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन, जिससे कि महिलाओं को जो उसमें चाहे 18 साल की लड़कियां हो, महिलाएं हो, चाहे वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, वो सब प्रतिभाग कर सकेगा। तो आज हम लोग जो साथीगण पुरुष के रूप में बैठे हैं और जब ये संगठन दिया जाएगा तो फिर वो भी धीरे धीरे महिलाएं अपना झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर वो भी एकत्रित होंगी, उनको भी लगेगा कि हम प्रदेश का अध्यक्ष हैं। उसके लिए जब ये चिंतन हो रहा था कि रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन जब बनाया जाएगा तो एक बात और चल रही थी, उसका स्वतंत्र संगठन होगा कि अनुसांस्कृतिक संगठन होगा। तो इस पर डायरेक्ट तो मेरी बात इंजीनियर कविता सिंह से नहीं हो पाई थी, लेकिन पता चला कि इनका भी व्यू था कि अगर सेपरेट संगठन बना दिया गया तो कंट्रोलिंग कैसे होगा, महिला संगठन जब बनेगा उसको कौन कंट्रोल करेगा। फिर ये चिंतन आया तो फिर ये हुआ कि बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के बैनर तले जैसे रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन और नीचे छोटा सा लिखा संचालित द्वारा बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, तो महिलाओं का सेपरेट विंग भी हो गया और हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं एटा को चाहे कहीं भी किसी जनपद के अंदर
तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो जहां जहां पर महिलाएं काम कर रही वहां पर भागीदारी तो है। जैसे गाजीपुर की बड़ी स्ट्रांग टीम है, वो कहीं कार्यक्रम होता है तो वो जो प्रतिभाग करती हैं, और पंचशील की साड़ी धारण यदि करती हैं या लड़कियों के लिए अलग से डिजाइन हो रहा है। और यहाँ से जाने के बाद सूट और क्या बोलते हैं उसको, सूट है ना लड़कियां लोग का सलवार सूट। एक्चुअली में ये जो डिजाइन हुई थी पंचशील साड़ी की वाराणसी में हुई थी। इसकी डिजाइन करने में नीलम बौद्ध, अनुषा शास्त्री, एक्चुअल में हम लोग गाजीपुर से कहीं से आ रहे थे तभी डिजाइन हुई थी पंचशील कैसे साड़ी बनाना है। 2 बार बना, रिजेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि जो आज शुरुआत करते हैं, आज पूरे देश के अंदर पंचशील साड़ी धीरे धीरे लोग बनाने लगे अपने स्तर से। अब आपके सलवार सूट की डिजाइन हो रही है, डिजाइनर से एक्चुअली बना रहे थे, डिजाइनर बहुत ज्यादा है तो वो डिजाइन कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि वो जब वो पहने तो क्वालिटी इतना खूबसूरत हो, इतना अच्छा हो कि हमारी महिलाएं पहने, बच्चियां पहने। तो एक रहे हमारी कोई साड़ी पहनना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, सलवार सूट पहने। एक चीज और बता दें कि जो साड़ी का जो ड्रेस है वो इंडियन कल्चर का है, ये बुद्ध कल्चर का नहीं है। लेकिन सलवार सूट पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सलवार सूट सेफ माना जाता है और साड़ी को अनसेफ माना जाता है। तो साड़ी की जगह हो सकता है सलवार सूट कल जब बन जाएगा तो वो स्थान ग्रहण कर लेगा। एक और बात चल रही है कि जब महिलाओं के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि उनका एक रूपता दिखे, अच्छा दिखे, तो हम लोग पुरुषों को भी, जैसे कि अभी आदरणीय हमारे कविंद्र सिंह साहब सफेद सूट पहने, अच्छा लग रहा है और हम लोग भी सफेद कपड़ा सिलवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और कहीं भी होता ही बुद्धिज्म की पहचान भी हो रही है कि क्योंकि सफेद वाले हैं तो बौद्ध वाले हैं, हालांकि वो ब्रह्मा कुमारी का भी व्हाइट है, लेकिन महिलाओं का तो है कि उनको पता चल जाता है कि ब्रह्म कुमारी की हैं और ये महिलाएं बुद्धिस्ट की हैं। एक चीज और मैं बताऊं कि थोड़ा कल्चरल रिवोल्यूशन तो लाना पड़ेगा। मुसलमानों को जरा देखिए, उनके कुर्ता पैजामा से भी आप पहचान जाते हैं कि ये मुस्लिम है। तो हम लोगों को भी ऐसा कुछ सोचने का है, पॉइंट है। आदरणीय भानु प्रताप जी माल्या अर्पण कर अभिनंदन कर इधर आइए। डॉक्टर पी कनौजिया साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इधर है जैसे सर, इधर है, इधर 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 है, अरे ताली बजा रहे हैं कि ये है कि कल हमारे कुछ ओबीसी के साथीगण आए थे और उन लोगों ने एक बात को कहा कि आप लोग अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाए हैं, बड़ा अच्छा है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग की इच्छा है कि ओबीसी साथियों को भी जोड़ा जाए इसके अंदर। तो वो लोग का और हमने कई जगह भ्रमण किया तो ये बात आ रही है कि अगर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन में अन्य पिछड़ा वर्ग भी जोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा। ये भी प्रपोजल है कि उनको बुद्धिज्म में कैसे लाना है, कैसे बहुजन महापुरुषों के बारे में उनको समझाना है। लीड तो आप ही को करना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मणों ने क्या किया कि एजुकेशन उनको मिला, एकेडमिक एजुकेशन मिला, सोशल एजुकेशन मिला, रिलीजियस एजुकेशन मिला, उनको उसको अगुवाई करते रहे। कुछ संयोग ही रहा देश का कि जो जितना ही प्रताड़ित होता है उतना ही आदमी ज्ञान को अर्जित करता है। तो ये भारतवर्ष के अनुसूचित जाति
स्पेशली मैं अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों ने जो संघर्ष किया, जो यातनाएं सही, तो उस यातनाओं से बचने के लिए संघर्ष किया, तो उन्होंने महापुरुषों को पढ़ा। और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने कोई यातनाएं नहीं सही। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का जो परिणाम मिला वो उसको एंजॉय किया। ठीक उसी तरह से ओबीसी के साथ रहा। ओबीसी के साथ रहा कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ओबीसी की बात करते थे तो उनका विरोध ओबीसी के लोग ही विरोध करते थे। वो कहते थे कि अम्बेडकर आपको नीच बना रहा है। यदि सूची में डालते हैं तो इस तरह से उनके साथ प्रोपेगेंडा होता रहा कि अम्बेडकर तो अछूत अस्पृश्य दलित तो है ही हैं, हरिजन कहे जाते हैं, तो हम लोगों को नीच क्यों बना रहे हैं? तो वो नीच न बने, ऊंचा बने रहे। और ऊंचा बनने के चक्कर में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन से अनभिज्ञ रहे। आप लोगों का तजुर्बा कैसा हो सकता है मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं पूरे इनकम टैक्स विभाग का भी कह सकता हूं कि ओबीसी के लोगों को तो ज्योतिबा फूले के बारे में जानकारी है। और डॉक्टर पी कनौजिया साहब के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि इनकम टैक्स में जिसे हमारे धोबी कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो गाड़गे बाबा के बारे में पता नहीं। इसका मतलब कि अनुसूचित जाति में उत्तर भारत में जो चमार कम्युनिटी वो अंबेडकर को ज्यादा समझा। अब चमार लोग फूल का गुब्बारा ना हो जाए। हाँ, कभी कभी होता है कि हमारे बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चमार लोग जो यहाँ बैठे हो फूल का गुब्बारा ना हो। महाराष्ट्र में चमार लोगों ने गद्दारी किया। जो चमार जाति के जो लोग थे तो वहां पर अंबेडकर साहब पर यह आरोप लगाया गया कि ये महारों के आंदोलन चलाते हैं। चमारों के लिए क्या किया? इसलिए आज वहां पर अखिल भारतीय चर्मकार महासंघ बना हुआ है। आप बिहार में जरा देखिए, वहां पर अखिल भारतीय रजसिया संघ, अखिल भारतीय रजक संघ, अगर अखिल भारतीय सोनकर महासंघ, अखिल भारतीय पासी महासंघ, अखिल भारतीय दुसाध महासंघ, वो तो चाहते हैं कि अब आप लोग इतने स्तर पर बना के रखें चमार संघ, दुसाध संघ, पासी संघ, खटिक संघ, मुसहर संघ और माझी भी संघ। उससे जितनी जातियां मजबूत होगी उतना ही आप गुलाम होते जाएंगे। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चला रहे थे तो चूंकि महार कम्युनिटी से थे तो उनको सपोर्ट करने वाले महाराष्ट्र में महार लोग ही थे। और उनका विरोध करने वाले एक नंबर पर कोई जाति थी तो वो चमार लोग थे। तो चमार लोग विरोधी में थे कि अम्बेडकर तो केवल महारों के लिए काम करते हैं। आज ठीक वही स्थिति उत्तर प्रदेश में हो कि चमार लोग तो आगे बढ़ गया, क्योंकि जो अम्बेडकर को पहले समझ गया वो आगे निकल गया। महाराष्ट्र में महार लोगों ने अम्बेडकर को समझा, आगे निकल गए। कुछ संयोग रहा कि मानवर कांशीराम साहब की वजह से चमारों ने पहले समझ लिया, ज्यादा लाभ खाए थे और वहां ज्यादा लाभ खाते थे महार। आप सबके ज्ञान में लाना चाहेंगे कि वहां जितना शोषण होता था पहले महारों का होता था। चमार तो वैसे भी चूंकि दबे कुचले थे कि उनको दबे कुचले का एहसास ही नहीं था। इतना कुटकुटैया हो गई थी उनकी कि वो कुटने का एहसास ही नहीं होता था। अब महार में जब कुटते तो चूंकि संयोग से बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जन जागरण की दिशा में आंदोलन चलाया, उनका साथ दिए महार में। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे कुटैया हुई चमार लोग का। और जब चमार में कुटैया हुई तो जन जागरण भी ज्यादा तेजी से आया।
तो ये जन जागरण जब ज्यादा तेज से आया तो फिर हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, बेचारे लाल का खाते हुए अपना आगे बढ़े। और चमारों ने ही उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर की मूर्ति लगाना शुरू किया। सोनकर लोग नहीं लगाते, खटिक लोग नहीं लगाते, मुसहर लोग नहीं लगाते, धोबी लोग नहीं लगाते। जाके देख लो बस्ती में। आज की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब अज्ञानता का अभाव। अरे सर, ज्ञान का अभाव। अज्ञान का जो अभाव है उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अगर हमारा समाज अनभिज्ञ है, हमारा समाज तकलीफ में है, हम उतनी दूरदर्शिता नहीं रख पाए, तो उनका कसूर नहीं, कसूर हम लोग का है। लेकिन उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज चंदौली से, गाजीपुर से, मऊ से, एटा से, मथुरा से, मैनपुरी से, गोरखपुर से, वाराणसी से, जो तमाम जिलों से आप लोग एकत्रित हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप इतिहास रचने जा रहे हैं? आज जिस ब्राह्मण के अंदर बैठे हैं, हम 12 तारीख को यहाँ में आ गया था, रिसाली 2 तारीख को आ गया था। आदरणीय सत्येंद्र सिंह मंच पर बैठे हैं, इनसे हमारी 2-3 घंटा वार्ता हुई और वार्ता हुई के साथ में सत्यप्रकाश जी के यहाँ डिनर भी किया। फिर रात भर मतलब 1:30 बजे 2 बज गया। ये चिंतन होता रहा, कहा कि जो दर्द आपको है वही दर्द मेरे को है। बशर्ते हम अज्ञानता के शिकार हैं और ये कम्युनिटी जो शेड्यूल कास्ट की है वो थोड़ी सी जागरूक है। हम लोग एक समन्वय बना करके काम करना पड़ेगा। और आज जरा देखिए, आज अपने हाथ बैठो, जिसका मालिक खुद आपके साथ बैठा हो, ये घरों का। अभी आप हाथ बुक करके पैसा लगाते, वो आपके साथ अपनत्व का व्यवहार नहीं करता। यहाँ रात भर मीटिंग करो। अभी लखनऊ में एक बार हम लोग यूनिवर्सिटी में बुक किए थे हाल को, 6 बजे पागलों की तरह से, अब उसी समय 6 बजे तो लगा कि नहीं अब असली मोर्चा हम लोग संभालने तरह जाना है। लेकिन वो कष्ट संयोग कहिए कि आज दूर हो गया, इसलिए सत्येंद्र जी के जोरदार तालियां से। अब ये बात नहीं है, कभी आपको मीटिंग करना हो तो तुमको इतना सुंदर हाल खाली रहेगा, मिलेगा। तो मेरे साथियों, इनका यही कहना था कि हम लोग को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जागरूक आप हैं तो जगाने की जिम्मेदारी आपकी। कल एसडीएम थे, रिटायर्ड एसडीएम शिवशंकर प्रसाद, क्या नाम था, राम कुमार गौतम, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। हाँ, राम कुमार गौतम जी थे, एसडीएम से रिटायर हैं, उनके साथ पूरे ओबीसी कम्युनिटी है। तो वो उनका कहना था कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग डाल दिया जाए। तो हम समझते हैं कि ये जो ताकत है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, तो अन्य पिछड़ा वर्ग डाल देने से हम लोगों का संगठन का विस्तार तो होगा और कल्चरल रिवोल्यूशन आएगा। ये प्रस्ताव है, आप लोग यदि पास कर देंगे तो फिर बायलॉज में संशोधन हो जाएगा और हम लोग लिखना, अच्छा उसका 60 में बिगड़ नहीं रहा, अब आज का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे इसको, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, तो आइए अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय आरपी राम साहब आ चुके हैं। हम चाहेंगे अपने जिले में जाके यहाँ पर एक बात होगी कि इसके अंदर मुख्य संरक्षक के रूप में पहले से कल हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया था, वो चर्चा आप लोगों को बताना जरूरी है कि रमाबाई महिला संघ में उषा शास्त्री जो मेरी पत्नी है, नीलम बहुत जी हैं, इन लोगों को मुख्य संरक्षक बनाया जा रहा है।
लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का पूरी कार्यकारिणी वो आप लोग तय करें। अब प्रदेश की कार्यकारिणी जो महिलाएं थोड़ी सी सक्रिय हैं, नहीं भी सक्रिय तो कोई बात नहीं, अगर सक्रिय है तो अच्छी बात है, नहीं भी सक्रिय है तो कोई उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं। आप सक्रिय करने की दिशा में अग्रसर हैं। और अभी 14 जनवरी को लखनऊ में मीटिंग हुई थी और 14 जनवरी के बाद आज 4 फरवरी को मीटिंग हो रही है और आप लोग पूरे प्रदेश से इकट्ठा जो हुए हैं, साधारण काम नहीं है। हिम्मत छूट जाती है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 14 जनवरी से 14 फरवरी भी नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर पुनः इकट्ठा हुए। ये लगता है कि आप आंदोलन और बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को चलाने के लिए आप सक्रिय हो चुके हैं। कल महिलाएं भी सक्रिय होंगी और जब महिलाओं का सेमिनार होगा, रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन अब ब्रैकेट में रहेगा, बहुजन बोधी समाज होगी, तो महिलाएं होंगी, महिलाएं मंच का संचालन देखेंगे। हम लोग यहाँ बैठेंगे, एक पुरुषों की लाइन लगेगी, एक महिलाओं का लाइन लगेगी, महिला सशक्तिकरण भी होगा। तो इस पर भी आप लोग फोकस करें। और हम समझते हैं कि आप लोगों का जो बहुमूल्य विचार भी गठन होने के बाद, एक और बता दें, कल मीटिंग चर्चा हुई तो उसके अंदर 2-3 बातें आई। प्रांतीय कार्यकारिणी में केवल 2 पद का हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव को सर्वसम्मत से जितने लोग उपस्थित थे उसको सहमति प्रदान किए कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी और प्रांतीय महासचिव के रूप में आदरणीय उमेश कुमार मित्तल जी। ये 2 प्रस्ताव पारित हम लोगों ने कल करके रात के 2 बजे तक मीटिंग हम लोगों ने किया। और केंद्रीय कार्यकारिणी में 3 पद का चयन मोटा मोटी हुआ है, प्रस्ताव के पारित हुआ है। उसमें आप लोग चेंज कर सकते हैं, तमाम चीजें आपके पास पावर है, लेकिन जो कल की मीटिंग का चर्चा आप लोग के सामने करना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा नाम मुसाफिर का और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाम पर आदरणीय इंजीनियर कविंद्र सिंह का और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में राष्ट्रीय उप महासचिव नीलम गौर जी हैं, वो कार्यकारी महासचिव के पद पर उनका प्रस्ताव पारित हुआ। ये जो कल पारित हुआ, इसके बाद कुछ पारित नहीं हुआ। अब चूंकि सारे लोग बैठ करके, चूंकि चुनाव अधिकारी आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी, वीरेंद्र जी और अन्य लोग बनाए गए हैं और डायरी कैलेंडर जिन साथियों को नहीं मिला, जो पैसा जमा कर चुके हैं, वो मोहन जी पौल जी से संपर्क करेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष जी से, जो ये उसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आप देख लेंगे कि किसको कितना देने का है। क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मतलब कि काफी अनुशासन है, तो इसका ये खुद देख लेंगे। तो मेरे साथियों, आप लोग नामांकन फाइल कर दें और कोशिश करिएगा। एक चीज और मेरी बात को विनती है मेरा आपसे, अब आपको लोग बड़ा के रूप में देख रहे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं और यहां तक लोगों को उम्मीदें हैं कि साहब मिशन मूवमेंट जो गैर राजनीतिक संगठन का है वो खत्म हो चुका है। कोई ऐसा संगठन नहीं है जो अम्बेडकर फूले साहू पर चर्चा करता हो और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और ये चीज आप सबसे बहुत विनती मेरी कि संगठन में जुड़ना है तो 2 पॉइंट को आप लोग अपने मिशन मूवमेंट में डाल के चलिए कि पहला, अब आपको ये नंबर रखना पड़ेगा बुद्धिज्म पर, और दूसरा नंबर पर आपको रखना पड़ेगा राजनीति को, क्योंकि आप लोग घबरा जा रहे हैं राजनीति से। हम देख रहे हैं कि सब में टूटन फूटन घुटन,
राजनीति को ले जा रहा है। तो जब राजनीति में टूटन जब चल रहा है, तो एक एक्चुअली उसको हल करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का मार्ग दे दिया। कहा कि हम लोग धार्मिक रूप से एक हो जाएंगे तो हम लोग का काम बड़ी मजबूती से हो जाएगा। अब मानवर कांशीराम साहब का सपना भी पूरा हो जाएगा कि राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं। जिसकी राज सत्ता होती उसी की धर्म सत्ता, जिसकी धर्म सत्ता उसी की राज सत्ता। तो पहला हम लोग को यह फोकस कर जाना है कि हम लोग बौद्धिस्ट हैं, और बौद्धिस्ट में होने में अभी कल हमारे साथ आजाद जी आए कि नहीं लखनऊ से? आजाद जी नहीं आए, अभी नहीं आए। वो कह रहे थे कि अभी तो मेरे को पता भी नहीं था कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, कि धर्म के कॉलम में अगर बौद्ध लिखते हैं तो आरक्षण मिलता रहेगा, ये नहीं मालूम। तो हमने कहा कि ये जन जागरण अभी तो हम लोग मानिए जितने लोग हैं साथी लोग समझते हैं, लेकिन ये बात जब आ गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो लोग बौद्ध हो चुके हैं उनको आरक्षण मिलता रहेगा। अब इस पर एक बात आपको समझ लीजिए कि जब भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची बनी थी 1935 में, 1935 में सूची जो बनी थी, उस सूची को उसमें ये नहीं पता था कि ये धार्मिक रूप से क्या है। और ये जो सूची 1935 वाली थी वो एजीटी लागू हुआ 1950 में। उसका नाम पड़ा भारतीय अनुसूचित जातियां संशोधन आदेश 1950। और ये जो बना 1950 में, तो उसके पैरा 3 में धर्म के बारे में लिखा कि ये धार्मिक रूप से क्या हो। तो धार्मिक रूप से जब क्या होंगे तो उसके अंदर लिखा गया या तो हिंदू होंगे या तो सिख होंगे। यह बात चलती रही 1950 में। जब बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया, अब 15 अक्टूबर 1956 को स्वयं दीक्षा दिलाया, तो लोगों ने सवाल किया कि क्या हम लोगों को आरक्षण मिलता रहेगा। उसी समय महाराष्ट्र सरकार आरक्षण अधिनियम 1956 पास किया। पहला महाराष्ट्र सरकार आरक्षण अधिनियम 1956। उसके तहत वहां पर महाराष्ट्र में, चूंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब कानून पास करती है तो अपने स्टेट के लिए करती है, तो वहां पर हो गया कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए उनको नौ बौद्ध भी कहेंगे और उनको उनका आरक्षण नहीं जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में वे लोग बुद्धिस्ट बन गए। ये बात और बता दें, 1950 में ही पैरा 3 में लिखा गया सिख। जितने हरियाणा के और जितने पंजाब के लोग थे जो सिख धर्म, उनका जब जाएंगे देखेंगे तो लिखते हैं अनुसूचित जाति धर्म में रविदसिया, जाति में रविदसिया, और धर्म के कॉलम में वो लिखते हैं सिख धर्म। तो आखिर उनको आरक्षण मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा समाज जो गुमराह है, कंफ्यूज है। अब एक चीज बात समझने का कि 2015 में धार्मिक जनगणना हुई, और धार्मिक जब जनगणना हुई तो 97 करोड़ हिंदू, 2.5 करोड़ सिख, 70.5 करोड़ मुसलमान। तो जो पंजाब हरियाणा में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी कोई समस्या नहीं है धार्मिक रूप से। वो आप देखते हो कि वो लोग जो पगड़ी है वैसे ही पहनते हैं, वहां के लोग ही पहचान पाते हैं, या जो भी उनका कल्चर होगा कि ये अनुसूचित जाति का बंदा है। लेकिन दूर से आप नहीं पहचान सकते कि ये सिख है कि आपका हिंदू है। तो उसी तरह से आप सबके सामने जो बात आई है
कि हम लोग जो 35 करोड़ की आबादी है एससी एसटी की, हम लोग ये अपने हाथ में है कि हम लोग उनको निकाल सकते हैं। हिंदू धर्म का जो ब्रैकेट में पड़े हुए हैं अज्ञानता की वजह से, उनको आप निकाल सकते हैं क्योंकि उनका आरक्षण अब नहीं जाएगा। तो ये जो जन जागरण आपको करना है, इसको बताना है। अब दूसरी बात आई कि पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो भी इसलिए मिला कि हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं। तभी आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को पृथक मानते हुए हम लोग को राजनीतिक पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। अब इसका भी जन जागरण करना। और एक चीज और बता दें, हम लोग राजनीति में जुगनू की तरह नहीं है कि हम लोग टिमटिमाते रहे खाली। 131 सांसद हैं। लोग कहते हैं कि वे लोग बड़े मजबूत हो गए। वो लोग मजबूत नहीं है, मजबूत हमारी अज्ञानता के कारण वो लोग मजबूत हैं। 131 सांसद हैं, फिर भी हमारा रिजर्वेशन में प्रमोशन लटका हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में विधायिका में हमारे एससी एसटी के बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को गिरा सकते हैं। मंत्री अभी एससी एसटी की बात कर रहा हूं, फिर भी धर्म संघ आपका पास हो गया है एक कि आप बौद्ध धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकते। लेकिन परिवर्तन नहीं करा सकते, किसी को उकसा नहीं सकते, किसी को लालच नहीं दे सकते, लेकिन स्वेच्छा से आप बौद्ध धर्म को आप वोटिंग कार्ड कर सकते हैं। ये भी बात बताने की आवश्यकता है, ये भी समझाने की जरूरत है, आपके बस में। तो चलो बुद्ध की ओर, ये आपको ये हम लोग आंदोलन चला सकते हैं। हम लोग की उम्र अच्छी, अपने को छोड़ दीजिए, मेरे को माइनस करिए, आपकी उम्र बहुत अच्छी है। जिस एज पर आप खुद आंदोलन को चलाने जा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलाने जा रहे हैं, वो आपकी उम्र बहुत अच्छी है, आप अच्छा कर सकते हैं। और राजनीतिक जब मसला आता है उसमें भी पूरे के पूरे अभी जब बात आती है कि आखिर बहुजन समाज का जो आंदोलन होगा, इस बहुजन समाज का धर्म क्या होगा। अभी जितने भी बहुजन समाज के मुख्यमंत्री बने हैं, सभी का आप धर्म उठा करके देख लीजिए। जितने बहुजन समाज के मुख्यमंत्री हैं, सभी का धर्म हिंदू है। जब सभी का धर्म हिंदू है तो फिर एक्चुअल में वर्तमान सरकार को, अब वर्तमान लोगों को क्या तकलीफ? आप बहुजन बने रहिए ना, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है उनको कि बहुत, अभी चाहे पूरे साउथ को उठा लीजिए, अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ को उठा लीजिए, अभी मध्य प्रदेश को उठा लीजिए, सारे लोग तो हैं ना। और यहाँ के मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव है मुख्यमंत्री, तो सारे लोग बहुजन के हैं। लेकिन अरे यार दीपक जी, एक चीज, ये सारे जो बहुजन के लोग हैं उनका धर्म क्या है? अब फिर कौन किस बात के हुक्मरान बनेंगे? और जब हुक्मरान बनेंगे तो कौन शासन सत्ता में कौन सी विचारधारा को स्थापित करेंगे? हम तो धन्यवाद देते हैं इन लोगों को कि आपको रास्ता अच्छा दिखा रहे हैं, बढ़िया तो रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी राज सत्ता आई, उनका राम मंदिर बना, अच्छत गांव बांटे, घर घर बांटे। आप लोग को भी तो वो तो रास्ता दिखा रहे हैं। तब आपके बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जब उन्होंने दोनों स्थितियां दिखाए बाबा साहब,
आपको राज सत्ता देने के लिए वोट का राइट दिया, आपको राज सत्ता के लिए आपको सारा प्रतिनिधित्व दे दिया, और ये भी बता दिया कि आप जो बहुजन हो कौन सा तुम्हारा धर्म है। उन्होंने ये भी बता दिया कि हम लोग बौद्धिस्ट हैं। तो ये जो संगठन का जो बेस है, ये संगठन का बेस है। अब ये पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, जो वामसेक है उनका बेस बौद्धिज्म में नहीं। चाहे वामसेक बीडी बोरकर ग्रुप ले लीजिए, वामसेक वाम में नाम ले लीजिए, वामसेक आपके ये शैडो वामसेक ले लीजिए, वामसेक आर पटेल का ले लीजिए। पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं पूरे संगठन की बात कर रहा हूं। किसी का उद्देश्य ये नहीं है कि इसका जो मूल बेस है कि हम लोग बौद्धिस्ट क्या आंदोलन चलाएंगे, लेकिन आपके आंदोलन का बेस है कि हम अम्बेडकरवादी हैं तो बुद्धवादी हैं। ये बेस है आपके आंदोलन का। यही आपको अलग करता है पूरे संगठनों से। और आवाज का जो स्टैंड लिया है, आवाज का तो लोग पूरे देश के अंदर जब वो मानते हैं तो कहते हैं कि ये एक्चुअल मिशन किसी का है ही नहीं, किसी का नहीं है। पूरे बिहार में अगर बहुत सारे SC ST OBC के संगठन चलते हैं तो उनका संगठन का जो बेस है वो बुद्धिज्म का नहीं है। तो किस बात के बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई है। तो आज हम लोग जो चुनाव करने जा रहे हैं, इसके बेस में दो बातें चलेंगी। एक तो हुक्मरान तो हो, लेकिन नीच हुक्मरान न हो, अछूत हुक्मरान न हो, अस्पृश्य हुक्मरान न हो, अहिर कनेरी कुलवी हुक्मरान न हो। वो यदि हुक्मरान हो तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का समृद्धशाली व्यक्ति हो और वो बौद्धिस्ट हो। ये यदि ऐसा हम लोग करने में सफल हो गए तो हम लोग का आंदोलन अच्छा रहे। चिंता मत करिए, एकदम चिंता मत करिए कि कहां हो पाएगा। अगर आप यही सोचते तो 27 सितंबर 1925 को RSS की स्थापना हुई। उसके पहले ही 20 जुलाई 1923 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। ऐसा मत सोचिए कि आपके महापुरुष ने पहले कुछ नहीं किया। उन लोगों ने इतना काम किया कि उसकी जानकारी नहीं। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मूक नायक, जनता, प्रबुद्ध भारत, यदि जनता पत्रिका न होती तो आज आपके बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग और स्पीचेज आपके सामने देखने को नहीं मिलती। और यही मैं कह रहा हूं कि एक दिन सरजित आर्या जी का नाम पूरे देश के अंदर इस बात के लिए याद किया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की धरोहर को डिजिटल मोड पर ला करके अपनी वॉइस के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित करने का काम किया। ये लोग अभी आप लोग जो साथी ये सोचते हैं कि हम बिना मीडिया से आगे बढ़ेंगे, हमको नहीं समझ पाता। आप तो बाबा साहब अम्बेडकर को इसका मतलब सही ढंग से नहीं पढ़ पाया, नहीं समझा है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और फिर बात बोलते मीडिया, पूरे के पूरे राष्ट्रीय हो चाहे प्रांतीय हो चाहे जिले के जितने लोग हैं सभी लोग कह रहे हैं कि मीडिया का बड़ा प्रभाव। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत पहले ही मीडिया के प्रभाव को स्वीकार कर लिया। इसलिए मेरे साथियों, पहले तो एक काम करें, क्योंकि मैं आपसे दो शब्द बोलूं उससे पहले ही काम कर लूं। आइए मैडम, आ जाइए, आइए। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करिए। एक तो कुर्सी थोड़ा दीजिए।
महिलाओं को वहां बैठाइए थोड़ा यार, लगे मंच पर महिला है, पता चला हम कहाँ गए सविता, आइए पहले आप लोग थोड़ा मंच पर हो जाएंगे तो हम लोग। हाँ मीडिया, तो मैं बोल रहा था मीडिया। अब ये बताइए आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग आवाज का आप इससे पहले तो मोबाइल निकाल लीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो तो कर ले। अच्छा कितने लोग अभी ने आवाज का आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया है? आवाज का इधर दिखाई नहीं, आवाज का कहां है? हाँ आवाज का कितने लोगों ने समय, तो सब लोग अपने मोबाइल से निकाल ही लीजिए पहले। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग निकाल लें। अब A B क्या बोलना है, ABAJKA कर लीजिए, टाइप कर लीजिए। यूट्यूब पर नहीं किया, यूट्यूब पर चैनल का ABAJKA। वो गलत लिखा है। हाँ आवाज गलत लिखा है, वो तो गलत है, ये जे लिखा गया है वो गलत है। नीचे वाला सही लिखा है, दिशा के नीचे लिखा है, दिशा के नीचे लिखा है वो सही लिखा है, ऊपर वाला में गलत है थोड़ा सा, बस वही बता बता सुनो सही दिशा के नीचे लिखा है सब 2024 के ऊपर वाला गलत है। हाँ आवाज का ये नहीं चाहिए। अच्छा आप लोग गलत पढ़ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं। हाँ नीचे आप इधर लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन के नीचे वाला दूसरी लाइन कर लिया। हाँ आवाज का आपने कर लिया, ABAJKA आप लोग कर लिए सब लोग? पहले मोबाइल दिखाइए यार, आप लोग दिखाते नहीं, उसी में कहते हो गया। कहाँ एक ही आदमी ने किया, सब लोगों ने कर लिया, कर लिया। अभी जो लोग अभी किया वो बताइए, जो लोग अभी किया है, जो आज किया है वो बतावे। अरे आप लोग हाथवा खड़ा रहिए तभी तो हम लोग देख पाएंगे। जो आज किया है कर लिया, जो लोग पहले से किए हैं जरा हाथ उठाएंगे, जो लोग पहले से कर चुके। विनय जी नहीं किए भैया नहीं किया, कर लिया पहली बार आए, पहले नहीं तो अभी मोबाइल छोटा है। हाँ कोई बात नहीं, प्लीज आप लोग थोड़ा शांति से रहिए, शांति से रहिए, आप लोग शांति से रहिए प्लीज, आपस में बात मत करिए। तो मैं ये कह रहा था, आप ध्यान से सुनिए प्लीज, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप लोग अंबेडकर संदेश नहीं पढ़ेंगे, अंबेडकर संदेश नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर जो आग है ना, वो जो है ना कि वो बुझ रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उस पर धूम गर्दा जम जाता है। तो उसके अंदर चमक लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जितना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना अच्छा आप संगठन को चला रहे हैं, पढ़ लिख करके विद्वत्तापूर्ण चला रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल से लोग चला पा रहा है। इसलिए आप लोग अंबेडकर संदेश को पढ़िए। ये अभी एक जगह बात आई थी कि डिजिटल मोड में अंबेडकर संदेश आ गए, तो डिजिटल मोड में आया, एक पेज 2 पेज बाबा साहब अंबेडकर का अंबेडकर संदेश पर डे आपके मोबाइल में जाता, सभी के हाथ में चला जाता। अब पर डे आपको आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से आदरणीय सविता आर्या जी आपके सामने दिखाते हैं। अब तक इसके सब्सक्राइबर 17,400 हो चुके हैं ना, 17,500। जोरदार ताली से स्वागत करिए। ये चटपटा खबर नहीं लगता,
अंबेडकर संदेश मतलब अंबेडकर संदेश। आइए डेली तपस्या करके पर डे बनाना और डेली उसकी प्रस्तुतिकरण, ये साधारण काम है, आप सुन नहीं पाते, लेकिन ये जो है सुनाने के लिए कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब ये नहीं रहते हैं तो इनकी मैडम कल्पना आर्या प्रस्तुत करती हैं, इनका तबीयत खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कल्पना आर्या प्रस्तुत करती हैं। इसलिए मेरे साथियों गंभीर हो जाइए, और आप गंभीर हैं, बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, आप बहुत गंभीर हैं। आपके तरफ लोग अब ध्यान से देखना शुरू कर दें कि ये लोग कुछ समाज में काम करेंगे।